बच्चों मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई यस करेगा। मैम। Yes, ma'am. यस मैम। जी मैम। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। चलिए सारे लोग माइक ऑफ कर लीजिए अब। ठीक है, ये आपका मैम सिलेबस है, आवाज आपकी कट फाउंडेशन के ऑफ आ रही है। सोशियोलॉजिकल थॉट। ठीक है, तो आज हमने स्टार्ट मैम करने के आपकी लिए कहा आवाज था कट के आ रही मॉडर्निटी है। एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन द वेस्ट। ठीक है, पश्चिम में समाजशास्त्र का उद्विकास तथा आधुनिकता, हिंदी में कहेंगे इसे। ठीक है, कि पश्चिमी देशों में समाजशास्त्र का उद्विकास या उद्भव कैसे हुआ, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि आधुनिकता क्या होता है, मॉडर्निटी एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन द वेस्ट। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, ये जो एमर्जेंस है या उद्विकास या उद्भव है, ठीक है, उद्विकास से ज़्यादा अच्छा शब्द है आपका उद्भव, कि एमर्ज कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, जन्म कैसे हुआ समाजशास्त्र का पश्चिमी देशों में। तो इसके लिए हमें आज क्या करना है कि हम आज इसमें हमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। और मॉडर्निटी एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी ख़त्म कर देंगे आज, और फिर उसके अंदर ये जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। ठीक है, ये जो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स है, ये इमर्जेंस का ही पार्ट है, सोशियोलॉजी आवाज ऑफ कट के इमर्जेंस आ का रही है। ही पार्ट है। ठीक है, तो ये जो आपका सोशल यानी कि सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर यानी कि राजनीतिक कारक, ठीक है, ये जो जितने तीनों कारक या फैक्टर हैं, ये किस चीज़ के फैक्टर हैं, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, तो हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति तथा फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति, ये जो दोनों क्रांतियाँ हुई हैं, इनके अंदर सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, ये तीनों चीज़ें, ये तीनों जो कारक हैं आपके, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखना है, ये जो हम पढ़ेंगे तीनों फैक्टर्स, ये इस बेस पे पढ़ेंगे कि कैसे इन तीनों फैक्टर्स ने सोशियोलॉजी के इमर्जेंस में हेल्प की। ठीक है, क्योंकि हमारे कुछ हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होंगे, उन्होंने पढ़ा होगा कि औद्योगिक क्रांति क्या होता है और फ्रांसीसी क्रांति क्या होता है, तो वो क्या करेंगे, सारी फ्रांसीसी क्रांति जो इतिहास में हुई है वो सारी चीज़ें बताने लगते हैं। तो ये हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी, ये हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। हम यहाँ पर सिर्फ क्या क्या रीज़न्स हैं, ठीक है, समाज में जो परिवर्तन हुए हैं, जो सोशल चेंज हम लोग देखते हैं, उनके क्या क्या रीज़न्स हैं वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, मॉडर्निटी एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, ये इसका ही पार्ट है, ये सारा पार्ट है। और साथ ही साथ जो इंटेलेक्चुअल सोर्सेज लिखा हुआ है, ये अगला टॉपिक है आपका। इंटेलेक्चुअल सोर्सेज मतलब बौद्धिक कारक। बौद्धिक कारक मतलब जिन्होंने हमारे माइंडसेट को डेवलप करने में हेल्प किया, वो वाले जो सोर्स हैं, वो वाले जो स्रोत हैं। ठीक है, तो ये बौद्धिक स्रोत हैं, और इसमें बौद्धिक स्रोत क्या क्या हैं जिन्होंने हमारे माइंडसेट को डेवलप किया। उसमें से पहला है आपका एनलाइटनमेंट यानी कि प्रबोधन युग भी बोलते हैं, जहाँ पर जब हुआ था, और एनलाइटनमेंट को हिंदी में कहते हैं ज्ञानोदय। ठीक है, या पुनर्जागरण। और फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री है, इतिहास का दर्शन, पॉलिटिकल फिलॉसफी, ठीक है, राजनीतिक दर्शन, सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट्स, सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलन। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारे के सारे इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के अंदर ही आते हैं, जो इसके अंदर जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको लगेगा कि बहुत शॉर्ट में हमने ख़त्म किया इमर्जेंस और मॉडर्निटी को, लेकिन उसके अंदर ही ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, तो वो सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते जाएंगे, क्योंकि इकट्ठे आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना मॉडर्निटी एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी।
देखिए अभी भी बच्चे आ रहे हैं। आफ्टर 12 भी आ रहे हैं, दिख रहा है ना आप लोगों को? यही सारी प्रॉब्लम होती है क्लास में। और जितने बच्चे आ चुके हैं उन सभी को मैं बता दूं अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, ये देखिए आराधना साहू स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हैं। तो जितने भी बच्चे ऐड हुए हैं न्यू, उनको बता दूं कि जो अटेंडेंस होगा आपका वो एक लिंक के थ्रू होगा, और वो लिंक मैं आपको क्लास के बाद प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। ठीक है, क्लास के जस्ट बाद एक लिंक दूंगी और उसमें अपना फुल नेम लिखना है और ब्रैकेट में फादर का शॉर्ट में नाम लिखना है, और उसके बाद वो सबमिट कर देना है। आपकी अटेंडेंस मेरे पास आ जाएगी। ये जितने भी प्रेजेंट स्क्रीन कर रहे हैं, मुझे ना चाहते हुए भी उन्हें एग्जिट करना पड़ेगा। तो आप लोगों को मैंने ओवरव्यू दे दिया है कि कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी फर्स्ट यूनिट को। और वो जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, ये जो इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, ये थोड़ी सी समझने में थोड़ा सा इतनी आसानी से नहीं समझ में आएगी एक, तो इसीलिए आप लोगों को मैंने पहले ओवरव्यू दे दिया है सिलेबस में जा कर के। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, टॉपिक तो आपको पता ही है, मॉडर्निटी एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन द वेस्ट, यानी कि समाजशास्त्र का विकास पश्चिम में तथा आधुनिकता। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आपको पहले ही बता दूं। जो हमारे पॉइंट्स होंगे इसमें वो क्या क्या होंगे, हम लोग पढ़ेंगे डार्क एज को या अंधकार युग को। ठीक है, दूसरा है हमारा एज ऑफ एनलाइटनमेंट या पुनर्जागरण काल या ज्ञानोदय युग। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे हम आधुनिकता या मॉडर्निटी। देन फोर्थ पॉइंट, आधुनिकता के कारण समाज में जो परिवर्तन हुए हैं और उसके वजह से जो समस्याएं हुई हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी हमें जाननी ज़रूरी है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक नई ज्ञान की शाखा का उदय हुआ। आपको पहले ही मैंने की पॉइंट्स क्यों बताए, क्योंकि आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए कि हम पहले क्या पढ़ेंगे और बाद में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हम सीक्वेंस से हमेशा पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डार्क एज, डार्क एज से शुरू करते हैं। अंधकार युग भी बोलते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पश्चिमी देशों की। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं कि वेस्ट में कैसे समाजशास्त्र का विकास हुआ, उद्भव हुआ। विकास नहीं, उद्भव। ठीक है, विकास तो तब होता है जब चीज़ प्रेजेंट होती है। सोशियोलॉजी उस टाइम पे सोसाइटी में प्रेजेंट ही नहीं थी। ठीक है, उसका एमर्जेंस कहाँ से हुआ, उद्भव कहाँ से हुआ उसका, वो पढ़ेंगे हम लोग। तो बहुत पुराने समय में चले जाते हैं। ठीक है, जब डेमोक्रेसी वगैरह नहीं थी। ठीक है, लोकतंत्र वगैरह नहीं था। जब लोकतंत्र नहीं था तब क्या था, सोसाइटी में था चर्च, किंग और पीपल, कॉमन पीपल। ठीक है, उस समय क्या होता था, सोसाइटी में चर्च का राज था। ठीक है, हम देखिए यहाँ पे क्या, टेम्पल नहीं कह रहे, टेम्पल इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि टेम्पल इंडिया में है। ठीक है, चर्च इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हम वेस्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे चर्चेस थे। ठीक है, वहाँ पे पोप थे, प्रीस्ट नहीं थे, पोप थे। ठीक है, जो चर्च का होता है वो पोप होता है, पादरी बोलते हैं हिंदी में। तो इन सब का शासन था। चर्च क्या करती थी, चर्च बताती थी किंग को कि किंग को क्या करना है, क्या बोलना है जनता को। ठीक है, और किंग क्या करता था, वो बताता था कि जनता को क्या करना है। मतलब कि किंग जैसे कि बोलेगा कि हमको ये टैक्स आपको पे करना है। ठीक है, और चर्च बोलेगा कि कुछ दान वगैरह देना है। ठीक है, कोई फेस्टिवल्स नए नए बनाएंगे और बोलेंगे उसमें सोने के बर्तन देने हैं, चांदी के बर्तन या दान देना है, अनाज दान देना है। तो इस तरीके से चर्च सारी चीज़ें बताता था। फिर वो किंग उसको फॉलो करवाता था लोगों से। ठीक है, तो
लोग मानते क्यों थे? क्योंकि चर्च ने उनको डरा करके रखा था कि अगर आप लोगों ने पहली बात तो ये वो बोलता था, चर्च कहता था कि हम क्या है, ईश्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, ठीक है, गॉड से हम डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और वो जो भी बोलते हैं वही हम बोलते हैं, ठीक है। और वो चीज़ किंग को बोलते थे, सारे ऑर्डर करते थे चर्च वाले, और किंग को क्या बना रखा था? मैसेंजर ऑफ गॉड, है ना, कि गॉड की मैसेज को कन्वे करने वाला, ईश्वर का संदेश वाहक। इस तरीके से सोसाइटी में स्ट्रक्चर फॉर्म करके रखा था। तो इसीलिए जनता घबराई रहती थी। चर्च कहता था कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो जो आपकी डेथ के बाद वाली लाइफ होगी, मतलब स्वर्ग नर्क की बात है यहाँ पे, ठीक है, उसके हिसाब से कहते थे कि अगर आप लोग नहीं मानोगे तो आप लोग नर्क में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे। इस तरीके से जो डेथ के बाद वाली लाइफ थी उसको लेकर के जनता को डरा करके रखा था। और किंग तो डरेगा ही, ठीक है, किंग भी चर्च के अधीन था, ठीक। तो लेकिन किंग क्या करता था? किंग सारी बातें चर्च की मानता था और जो किंग था वो अपनी सारी बातें कॉमन पीपल से मनवाता था, ठीक है। तो इस तरीके से क्या था, ये सारी चीज़ें बहुत स्मूथ नहीं थी। ये सारी चीज़ें बहुत स्मूथ नहीं चल रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा था, कॉमन पीपल का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। उस समय कॉमन पीपल का इतना ज़्यादा शोषण हो रहा था कि उस युग को क्या नाम दिया गया? डार्क एज या अंधकार युग, ठीक है। कुछ बच्चे अभी भी ऐड नहीं, फिर कह रहे हैं कि मैम ऐड नहीं हो रहा है, लेट से आएंगे फिर कहेंगे ऐड नहीं हो रहा है। तो आपको समझ में आया होगा कि उस टाइम को क्यों बोलते थे डार्क एज, क्योंकि उस टाइम पे सारी चीज़ें चर्च मनवाता था किंग से, और किंग सारी बातें मानती थी चर्च की और वो कॉमन पीपल पे थोप देती थी। सारी चीज़ें माननी पड़ती थी। और उस टाइम पे क्या था, धर्म के नाम पर लोगों को डराया जाता था। सारा रिलीजियस व्यू था, धार्मिक परिप्रेक्ष्य था, ठीक है। एक्सेसिव रिलायंस ऑन रिलीजन, धर्म पर आधारित पूरी तरीके से समाज था। कुछ ज़्यादा ही धर्म पर फोकस करता था सारी चीज़ों पर, ठीक है। जो भी चीज़ें मनमानी होती थी बस धर्म के नाम पर डरा देते थे। और धर्म में क्या कहते थे कि अगर आप नहीं मानोगे तो आपके साथ बुरा होगा, आपकी जो लाइफ है, लाइफ के बाद क्या होगा, आपका स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से। और उस समय क्या था कि वहाँ पर कोई भी साइंस टेक्नोलॉजी नहीं थी। सोसाइटी का स्ट्रक्चर किस पे बेस्ड था? उस समय जो सोसाइटी थी वो क्या थी? एग्रीकल्चर फ्यूडल बेस्ड सोसाइटी थी। कृषि पर आधारित समाज था और सामंतवादी व्यवस्था थी, है ना। सामंतवादी व्यवस्था में क्या होते हैं? फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, ज़मींदार होते हैं, और उस पर काम करने वाले जो किसान होते हैं, किसान नहीं बोलेंगे उन्हें, कृषक बोलेंगे, ठीक है। किसान की अपनी खुद की भूमि होती है, लेकिन कृषक जो पीजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? दूसरे की भूमि पर काम करते हैं। दूसरे कौन? जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं आपके, सामंतवाद, सामंत हैं, सामंत लोग, ठीक है। उस टाइम पर क्या था? डेमोक्रेसी नहीं थी, पॉलिटिकल एरिस्टोक्रेसी थी, यानी कि कुलीन तंत्र था। कुलीन तंत्र का मतलब क्या होता है कि जो राजा है या समाज के कुछ अभिजात वर्ग हैं जिनके पास शक्तियाँ स्टोर हैं, जो सारी चीज़ें शक्तियाँ स्टोर होने का मतलब है, पावर स्टोर का मतलब है जो सोसाइटी में अपनी चला सकते हैं, है ना। जिनके पास पॉलिटिकल और आपके इकोनॉमिकल, इस तरीके की सारी जो शक्तियां हैं उनके पास मौजूद हैं, और वही क्या करते हैं? सोसाइटी पर राज करते हैं। वही एक कुछ खास लोगों का ग्रुप सोसाइटी पर हमेशा राज करता है। तो उस टाइम पर ऐसी हालत थी। तो मतलब क्या है, पूरी तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर जनता का शोषण हो रहा है, ठीक है। तो जनता का शोषण हो रहा था, इसलिए हम क्या कहेंगे उस समाज को? डार्क एज।
तो जब आप सोशोलॉजी का इमर्जेंस बताते हो तो सबसे पहले आपको शॉर्ट में डार्क एज के बारे में बताना है। सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है डार्क एज से या अंधकार युग से, ठीक है। देन उसके बाद आप लोग इतना तो समझ गए होंगे उस समय मतलब बताने का मतलब क्या है पूरी तरीके से, कि उस समय समाज में कौन कौन लोग थे। चर्च थे, किंग था और कॉमन पीपल था। चर्च जो था वो किंग पर अपना आधिपत्य जमाता था, किंग क्या करता था, कॉमन पीपल पर अपनी सारी बातें रखता था, और चर्च भी डायरेक्टली कॉमन पीपल को क्या करता था, ऑर्डर करता था, ठीक है, कि दान करना है, ये करना है, वो करना। तो ये सारी चीज़ें उस समय बहुत ज़्यादा हावी थी कॉमन पीपल पर, ठीक है। और जो लोग थे, वहाँ की सामान्य जनता थी, वो भी आवाज़ नहीं उठाती थी क्योंकि वो धर्म के नाम पर डरी हुई थी, ठीक है। तो आप लोगों को जब समाजशास्त्र का उद्भव बताना है तो सबसे पहले डार्क एज के बारे में हमेशा बताना है, क्योंकि जब लोग सबसे पहले एक्सप्लॉइट होते थे तभी धीरे धीरे उनमें जो उस समय जो व्यवस्था थी, उस समय जो सिस्टम चल रहा था उसके खिलाफ आवाज़ उठानी धीरे धीरे उन लोगों ने शुरू की थी। तो सबसे पहले क्या था, डार्क एज था। उसके बाद लोगों के मन में धीरे धीरे आने लगा कि हम लाइफ जो है, लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में ही हमेशा सोचते रहते हैं, और जो हमारा ये वाला लाइफ है ये ख़राब होता है, ठीक है। तो मतलब इस तरीके की वो लोग धीरे धीरे उन लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं वो उत्पन्न होने लगी थी। तो जब यही सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगी, बहुत सारे लोग आने लगे, जैसे प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए। तो इस तरीके के लोगों ने कहा सोसाइटी में कि नहीं, जो जिस तरीके से शासन चल रहा है वो गलत है ना, इस तरीके से नहीं, दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो उन्होंने नए नए आइडियाज़ देने शुरू कर दिए। जब मतलब क्या है, नए नए आइडियाज़ देने का मतलब क्या है, अभी तक जिस व्यवस्था में आप बंधे हुए थे, धार्मिक व्यवस्था में, उससे आगे आप जाने की सोच भी नहीं सकते थे। आप घबराए हुए थे, डर रहे थे कि जो है भगवान हमें क्या करेंगे, भगवान जो है लाइफ आफ्टर जो डेथ है वो ख़राब कर देंगे। तो इस तरीके से आप डरे हुए थे, सहमे हुए थे, नई नई बातों के लिए सोचना भी नहीं चाहते थे कि सोसाइटी में और नया क्या हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही लोगों के मन में ये आवाज़ें उठनी शुरू हुई कि नहीं, हम जो हमारी जो व्यवस्था चल रही है इसके अलावा भी इससे अच्छा, इससे बेहतर कुछ हो सकता है जो सोसाइटी का कल्याण कर सके, है ना। अभी तक क्या था, जो किंग थे वो अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए हमेशा कोशिशें करते रहते थे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज कैसे मिल सके इसके लिए हमेशा प्रयास करते रहते थे। और क्या था, कॉमन पीपल के वेलफेयर के बारे में, साधारण जनता के जो कल्याणकारी जो चीज़ें हैं उनके बारे में तो कभी सोचते ही नहीं थे। तो इस तरीके से लोगों के मन में सवाल उठने शुरू हुए, नए नए आइडियाज़ आने शुरू हुए, ठीक है। जैसे रूसो हैं, रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी, ठीक है। तो उन्होंने मतलब सोसाइटी कैसे न्यू तरीके से चल सकती है और अच्छी तरीके से चल सकती है। तो इस तरीके की बातें धीरे धीरे सामने आने लगी। एकदम से सामने नहीं आती हैं ये सारी चीज़ें, धीरे धीरे आती हैं। और जो नई बातें लाते थे पहले के लोग, तो उनको राजा क्या करता था, देशद्रोही घोषित करके उनको दंडित भी करता था, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें थी, पर ये धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बढ़ती चली गई। तो इसीलिए जब ये सारी चीज़ें एक इकट्ठे होकर के, न्यू आइडियाज़ कलेक्ट होकर के लोगों में जागरूकता पैदा करने लगे, तो ये जो एज था, ठीक है, धीरे धीरे ये जो एज आया, ये जो युग आया, इसको हम कहते हैं एनलाइटनमेंट का पीरियड, ठीक है। एनलाइटनमेंट मतलब पुनर्जागरण युग का समय आया, ठीक है। तो इसको इसीलिए हम बोलते हैं रीबर्थ या रीअवेकनिंग या पुनः जन्म। पुनः जन्म क्यों बोलते हैं पुनः जन्म? क्योंकि अभी तक आपने जो चीज़ें सोची नहीं थी, कभी राजा की बातें विरोध करने की कभी सोची ही नहीं थी, क्योंकि आप घबराए हुए थे। अब आप क्या कर रहे थे, अब आप लाइफ आफ्टर डेथ यानी कि मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में नहीं सोच रहे थे। आपने सोचा कि हमें दिस वर्ल्डली प्लेजर को गेन करना है, हमें इसी वाली लाइफ के बारे में सोचना है। ये बहुत बड़ा लोगों के माइंड में चेंज आया, माइंडसेट में चेंज आया। तो ये बहुत बड़ा बदलाव था, इसीलिए इसे हम एनलाइटनमेंट पीरियड को क्या कहते हैं, रीबर्थ या रीअवेकनिंग, पूरी तरीके से बदलाव हो जाना किसी चीज़ का।
ठीक है। तो ये जो एनलाइटनमेंट की खासियत है ये है ग्रेजुअल एंड ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि धीरे धीरे होने वाला एक बहुत बड़ा बदलाव। ठीक है, और ये हमें देखने को कब मिला? 15th to 18th सेंचुरी में बहुत तेज़ी से देखने को मिला। एक बात और बता दूं आपको कि अगर कोई पूछता है आपसे कि एनलाइटनमेंट जो पीरियड है उसका आप कौन सी सेंचुरी में बताओगे, कि कौन सी सेंचुरी में एनलाइटनमेंट शुरू हुआ, तो एग्जैक्टली कभी भी कोई नहीं बता सकता कि एनलाइटनमेंट कब से शुरू हुआ, पुनर्जागरण कब से शुरू हुआ, ये कोई भी नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि मैंने अभी बताया ना आपको कि धीरे धीरे लोगों ने शुरू किया अपोजिशन करना कि नहीं, जो राजा की सत्ता है वो हमारे ऊपर ठीक से रूल नहीं कर पा रही, वो हमारा कल्याण नहीं कर पा रही। ये सारी बातें किसने सबसे पहले उठाई? जिसने सबसे पहले उठाई होंगी वही उसी से शुरुआत हुई होगी एनलाइटनमेंट पीरियड की। लेकिन हम ये नहीं जान सकते कि ये सारी चीज़ें कब से शुरू हुई। कहा जाता है कि इटली में ये सारी चीज़ें शुरुआत देखी गई। हम अपने बुक्स वगैरह हम देख सकते हैं, 14th सेंचुरी में हमें इटली में देखने को मिलती है। तो अलग अलग आपको हर बुक में अलग अलग जो सबसे पहले जिसे मिल गया होगा एविडेंस वो बताएगा, लेकिन जो हम सबसे ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं वो 15th to 18th सेंचुरी बता सकते हैं कि इस समय बहुत बड़ा बदलाव हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? लोगों के माइंडसेट के बारे में, लोगों की आइडियोलॉजीज़ के बारे में, है ना। क्योंकि लोगों ने जो सोच करके रखा था कि नहीं लाइफ आफ्टर डेथ हमारी ख़राब हो जाएगी अगर हम चीज़ें नहीं मानेंगे, तो ये सारे लोगों की क्या थी? आइडियोलॉजी ही थी, लोगों की विचारधारा थी, जिसकी वजह से वो लोग सारी चीज़ें मान रहे थे। ठीक है, तो क्या था मैंने अभी बताया, जैसे किसी ने नए थॉट्स दिए तो क्या था, अब राजा तो घबराएगा ना कि मेरी जो सत्ता है वो खतरे में आ गई है, तो वो क्या करता था, लोगों को डराने के लिए कहता था कि इसने जो है समाज विरोधी बात करी है, राजा जो है मैसेंजर ऑफ गॉड है, उसके खिलाफ बात करी है उसने, तो इसके लिए उसको दंड मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या करती थी, जनता को और ज़्यादा दबाने की कोशिश करती थी। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें इकट्ठे होकर के लोगों ने, यही सारी जो बातें थी धीरे धीरे समाज में इकट्ठा होने लगी, और क्या किया, इन सारी बातों ने क्रांति का रूप ले लिया। क्रांति यानी कि रेवोल्यूशन, यही सारी चीज़ें रेवोल्यूशन बन गई। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, और इंग्लिश रेवोल्यूशन, बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए थे। तो यहाँ पर लेकिन हम सोशियोलॉजी के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, तो अभी हम क्या कहेंगे कि जो आपका एनलाइटनमेंट होता है या ज्ञानोदय होता है वो किन क्रांतियों पर आधारित है? ये जो ज्ञानोदय है वो क्या है? वैज्ञानिक, बौद्धिक और वाणिज्यिक, साइंटिफिक, इंटेलेक्चुअल एंड कमर्शियल, ये जो 3 रेवोल्यूशंस हैं इन पर आधारित है। अच्छा, रेवोल्यूशन हम कह रहे हैं, रेवोल्यूशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसा बदलाव था जो पुरानी सोसाइटी से बिल्कुल भी मैच नहीं करता था। इट वॉज रेडिकल चेंज। रेडिकल चेंज मतलब जो पूरी तरीके से परिवर्तन की बात करें। ठीक है, हम इसे साइंटिफिक मूवमेंट भी बोल सकते थे, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट भी बोल सकते थे, कॉमर्शियल मूवमेंट भी बोल सकते थे, बट मूवमेंट इसलिए नहीं बोला क्योंकि इसमें पूरी तरीके से सारे लोगों ने सहभाग किया, सारे लोग मिल करके सामने आए और सभी लोगों ने इन सारी चीज़ों को अपनाया और पूरी तरीके से चेंज ला दिया। पूरी तरीके से चेंज लाने की वजह से ही हम इसे रेवोल्यूशन कहते हैं, और रेवोल्यूशन बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, जो आपका आंदोलन है या मूवमेंट है वो धीरे धीरे होता है, बट रेवोल्यूशन बहुत तेज़ी से होता है। ये बिल्कुल भी अलग टाइप का सिस्टम लेकर के आ जाता है जो पुराने वाले सिस्टम से मैच नहीं करता है। ठीक है, तो ज्ञानोदय युग मैंने अभी बताया आपको कि ये पूरी तरीके से आइडियोलॉजी बेस्ड था कि आप चीज़ों को मानना नहीं मान रहे थे, पुरानी वाली चीज़ों को मानना बिल्कुल से बंद कर दिया था। तो ये जो बंद किया था ये इन तीनों रेवोल्यूशंस की वजह से। साइंटिफिक रेवोल्यूशन में क्या था, जैसे कि नए नए आविष्कार हुए, आपके दूरबीन का आविष्कार हुआ, पता लगाया गया कि धरती किसके चक्कर काटती है। ठीक है, सन एक जगह रहता है कि सन भी राउंड करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में नेक्स्ट वाले जो फैक्टर्स हैं उनमें बात करेंगे इसकी। ठीक है, तो इसमें जो
शॉर्ट में आपको समझना होगा, लेकिन कि ये जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन था वो क्या था, ठीक है। अब जो वहाँ के प्रीस्ट थे पहले, जो पोप थे, उन्होंने बता करके रखा था कि जो सन जो है अर्थ के चारों तरफ राउंड करता है, ठीक है। अब पादरी ने तो ये बताया चर्च के कि जो अर्थ एक जगह रहती है और सन राउंड 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 करता है, ठीक है। तो इस जैसे ही सबसे पहले इस चीज़ की खोज की गई कि धरती जो है वो अंडाकार नहीं बल्कि गोल है, सबसे पहले चर्च वालों ने ये भी बता के रखा था कि वो ओवल शेप की है जो अर्थ है। तो जैसे ही सारी चीज़ें साइंटिफिकली प्रूव करी गई और चीज़ें सोसाइटी में लाई गई कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होता है, जो अर्थ होता है वो मूव करता है, ना कि सन मूव करता है, सन हमेशा एक जगह रहता है। अब ये सारी चीज़ें जैसे ही साइंटिफिकली रिवील करी गई तो ये क्या था, चर्च को एक बहुत बड़ा धक्का था कि नहीं, हमारी बातें कैसे इन्होंने अपोज कर दी। तो इस तरीके से उस समय भी दंड देते थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे लोगों ने तर्क को मानना शुरू किया। चर्च की बातें जब साइंटिफिकली लोग प्रूव करके बता रहे हैं कि नहीं, अर्थ जो है वो राउंड करती है, और चर्च ने उनको दंडित करना शुरू किया, तो इस तरीके से लोगों ने विरोध करना शुरू किया गलत चीज़ों का। और धीरे धीरे क्या हुआ, लोग विज्ञान की तरफ बढ़ने लगे धर्म को छोड़ करके। अब लोगों ने धर्म को छोड़ना शुरू कर दिया था और सारी चीज़ें क्या करते थे, विज्ञान के आधार पर मानते थे। अब समाज में कोई भी चीज़ देखिए, उस समय स्टीम इंजन्स बन रहे थे, है ना, काफ़ी नए नए चीज़ें बन रही थी। तो ये सारी बहुत सारे नए नए जो इनोवेशंस हो रहे थे, इन्वेंशंस हो रहे थे, तो इससे जनता बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही थी और वो धीरे धीरे धर्म को छोड़ रही थी। और अब कोई भी बात होती थी तो वो हमेशा जो जनता थी आपकी, वो क्या करती थी, तर्क की बात करती थी, लॉजिक की बात करती थी, रैशनैलिटी की बात करती थी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी साइंटिफिक रेवोल्यूशन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन, ठीक है। इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन यानी बौद्धिक क्रांति। बौद्धिक क्रांति मतलब जो आपके वही माइंडसेट से जुड़ी हुई है, जो आपकी विचारधारा को और ज़्यादा उन्नत बनाती है। तो बौद्धिक क्रांति में वही सारी चीज़ें आएंगी कि आपने क्या किया, सारी चीज़ों को तर्क के आधार पर मानना शुरू कर दिया, धर्म को छोड़ दिया, ठीक है। आप कोई भी डिसीज़न लेते थे तो धर्म को किनारे रखते थे और तर्क पर ध्यान देते थे। साथ ही साथ सोसाइटी में अगर कुछ भी होगा, कोई भी डिसीज़न लिया जाएगा तो वो क्या मानवतावाद को बढ़ावा देना, जैसे कि मानव को केंद्र में रखा गया कि नहीं, ह्यूमन का डेवलपमेंट होना चाहिए, सोसाइटी के हर एक पर्सन का डेवलपमेंट होना चाहिए, ना कि हम धर्म को सर्व करेंगे, ठीक है। धर्म रिलीजन को सर्व नहीं करेंगे हम, बल्कि मानवतावादी व्यवस्था होगी। तो ये सारी चीज़ें जो नई नई सोच हमारी डेवलप हो रही थी, हम पुरानी धर्म को छोड़ करके अपने विकास के बारे में सोचने लगे थे। तो यही है इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन, ठीक है। और साथ ही साथ वाणिज्यिक क्रांति या कमर्शियल रेवोल्यूशन क्या होता है। कमर्शियल रेवोल्यूशन आप समझ रहे होंगे, वाणिज्यिक मतलब ट्रेड से रिलेट है, इसका व्यापार से रिलेटेड है ये। तो व्यापार, नए नए व्यापार होने लगे थे, ठीक है। अभी तक लोग क्या थे, अपने ही देशों तक सीमित थे, पर अब धीरे धीरे क्या होने लगा, जब जैसे जैसे इनोवेशंस होने लगी, नई नई इन्वेंशंस, कैसे हम यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी खोज होने लगी थी और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट हुआ था, सारी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो गया था। तो इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हो रही थी, है ना। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हो रही थी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हो रहे थे, लोगों में कम्युनिकेशन बढ़ रहा था, ये सारी चीज़ें क्या थी, हमारे जो सोसाइटी में क्या था, व्यापार को बढ़ावा दे रही थी। सोसाइटी में जब व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा तो क्या होगा, लोग क्या करेंगे, खुद से कमाएंगे, एक दूसरे को अपनी सारी चीज़ें बेचेंगे, खरीदेंगे और खुद से कमाना शुरू करेंगे, ना कि जो है फ्यूडल लॉर्ड्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे कि वो हमें ज़मीन देंगे तो हम उस पर काम करेंगे, कृषि करेंगे और आधा टैक्स के रूप में उनको अपनी कृषि का हिस्सा दे देंगे, तो इस तरीके से हम अपने परिवार को चलाएंगे। तो ऐसा नहीं था। अब हम कमर्शियल की तरफ आ गए थे, ठीक है, वाणिज्य की तरफ आ गए थे, ट्रेड की तरफ आ गए थे। तो इस तरीके से क्या था, ये जो कमर्शियल रेवोल्यूशन था वो भी क्या था, पुराने वाले सिस्टम से बिल्कुल नई चीज़ आकर के सामने आई थी। और इस कमर्शियल रेवोल्यूशन के अंदर ही हम क्या पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, है ना। इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश होती हैं,
इसमें। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एज ऑफ एनलाइटनमेंट जो था वो इन तीनों रेवोल्यूशन का क्या था, कलेक्टिव फॉर्म था। कोई पूछेगा कि एज एनलाइटनमेंट क्या होता है, तो आप बोलोगे साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन और कमर्शियल रेवोल्यूशन। इन तीनों को अगर मिला दिया जाए, इन तीनों क्रांतियों को मिला दिया जाए तो वो पूरा जो युग होगा वो एनलाइटनमेंट का युग कहा जाएगा, पुनर्जागरण का युग कहा जाएगा। ठीक है। Excuse me, ma'am. हाँ बेटा। Ma'am, please explain the intellectual one once again. क्या बोल रहे हो बेटा? Intellectual, please explain once again. Yes, ma'am. इंटेलेक्चुअल फिर से एक्सप्लेन कर दूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक, बौद्धिक का मतलब बुद्धि से जुड़ा हुआ, और बुद्धि किससे जुड़ी हुई होती है? आपकी विचारों से। विचार मतलब आपकी जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है। अभी आपकी विचारधारा किससे जुड़ी हुई है कि हमारे घर में फादर सुपीरियर है ना। आपकी जो आपका जो आइडियोलॉजी वो क्या है, आपकी नहीं, मतलब हमारे सोसाइटी की आइडियोलॉजी क्या है कि पैट्रियार्की है ना, मदर बाद में फादर पहले, रिस्पेक्ट पहले फादर की ज़्यादा की जाती है, मदर की चलो नहीं भी सुनते हैं तो चलेगा, है ना। ये क्या है, आपकी आइडियोलॉजी है, ये आपकी विचारधारा है ना इस समय। वैसे उस समय क्या विचारधारा थी, यही इंटेलेक्चुअल होता है कि आपकी जो बुद्धि से जुड़ी हुई जो विचारधाराएं होती हैं। उस समय क्या था, सबसे पहले अंधकार युग में क्या था कि राजा की सुनते थे, चर्च की सुनते थे, क्योंकि हम सोचते थे वही सुपीरियर है ना। एक्सेसिव रिलायंस ऑन रिलीजन था। बट जब इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन हुआ, बौद्धिक क्रांति हुई, तो क्रांति का मतलब क्या है, जब उसमें क्रांति का मतलब ही है कि रेडिकल चेंज। रेडिकल चेंज का मतलब एक ऐसा चेंज जो पुराने वाले सिस्टम से बिल्कुल अलग है। अब ये आइडियोलॉजिकल कैसे था कि हम साइंस को मान रहे थे। साइंस में क्या होता है, रैशनैलिटी होती है, लॉजिक होता है। ठीक है। अब हम रिलीजन को बेस ना मान करके लॉजिक बेस्ड चीज़ें मान रहे थे। हम गॉड को सर्व नहीं कर रहे थे कि ऐसा करेंगे तो गॉड खुश हो जाएंगे, ये नहीं कर रहे थे, बल्कि हम ऐसे डिसीजंस ले रहे थे कि हम ऐसे काम करें जिससे हमारे सोसाइटी के लोगों का डेवलपमेंट हो। हमने मानव को केंद्र में रखना शुरू किया, ह्यूमन को सेंटर में रखना शुरू किया। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब हमने जान लिया कि एज ऑफ एनलाइटमेंट है क्या। यही तीनों रेवोल्यूशंस का कलेक्टिव फॉर्म है एज ऑफ एनलाइटनमेंट। और एज ऑफ एनलाइटनमेंट को रीबर्थ भी बोलते हैं, री अवेकनिंग भी बोलते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से बदलाव हो गया था पुरानी वाली व्यवस्था से। ठीक है, समझ गए ये वाला एज ऑफ एनलाइटनमेंट? Yes, ma'am. गुड। Yes, ma'am. चलिए, अब हम ये सारी चीज़ें बेटा याद रखना, ध्यान में रखना कि ये सारी चीज़ें हम किसके बिहाफ पे पढ़ रहे हैं, कि हमें सोशोलॉजी का इमर्जेंस करना है। सोशोलॉजी अभी सोसाइटी में नहीं आया है। कैसे सोशोलॉजी इन्हीं सारे रीजंस की वजह से धीरे धीरे सोसाइटी में आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सारी चीज़ें हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये हमने डार्क एज क्यों पढ़ा, एनलाइटनमेंट क्यों पढ़ा, क्योंकि हम अभी सोशोलॉजी को पैदा करने वाले हैं। ठीक है, फिर आया आपका, जब यही सारी चीज़ें जो एनलाइटनमेंट वाली चीज़ें जो हो गई तो क्या था, मॉडर्निटी आई। मॉडर्निटी का मतलब क्या होता है, मॉडर्न होने का मतलब क्या है, वेस्टर्न कपड़े पहन लेना। Ma'am, the condition of being modern goes on with flow and so the trend. ठीक है, मॉडर्निटी का मतलब क्या होता है कि हम जब चीज़ों को रैशनल तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, हम नई चीज़ों को सोच सकते हैं, पुरानी वाली जो परंपरा है, सोचना या कुछ अलग सोचना, जो पहले चलता चला आ रहा है उससे अलग हटके हाँ। कुछ सोचना। ठीक है बेटा, मैं बता देती हूँ, आप लोगों की आवाज़ धीरे आ रही है, लेकिन सही बता रहे हो, जो पुराने समय से चलता चला आ रहा है। ठीक है, तो मॉडर्निटी का मतलब आप लोग सिंपली सोच सकते हैं कि थिंकिंग न्यू, नई तरीके से सोचना, नया सोचना, नया सोच पाने की क्षमता होना ही क्या है, मॉडर्निटी है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों के अगर मान लीजिए फादर की कोई आइडियोलॉजी है, ठीक है, आपके पेरेंट्स कुछ सोचते हैं, अब आप क्या करते हो, अब आप अपने फादर के बाद नई जनरेशन हो, नई पीढ़ी हो, अब आप उनसे अलग सोचते हो, तो क्या है, आप मॉडर्न हो। ठीक है, उनकी विचारधारा को हो सकता है आप नहीं मानते हो, उनकी जो विचारधाराएं हैं जो अब यूज़फुल नहीं है, आप उनका विरोध करने में सक्षम हो, तो इसका मतलब है आप मॉडर्न हो, मतलब नया सोच सकते हो आप। ठीक है, रैशनल सोच सकते हो,
ठीक है, जो आपका कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल अपहीवल या सांस्कृतिक तथा वैचारिक उथल पुथल का मतलब क्या है? मॉडर्निटी का मतलब ही यही है, सांस्कृतिक और वैचारिक उथल पुथल। मतलब आपका जो संस्कृति चलती चली आ रही है, जो विचारधारा चलती चली आ रही है, उसमें चेंजेस होना। अब जब चेंजेस होंगे तो इतनी आसानी से तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी पुरानी वाली, है ना, तो उथल पुथल होती है। तो मॉडर्निटी में ये सारी चीज़ें होती हैं कि हम नया सोचते हैं, कल्चरल इंटेलेक्चुअल अपहीवल्स होते हैं, स्टार्टेड फ्रॉम साइंस, है ना, साइंस से इसकी शुरुआत हुई मॉडर्निटी की। साइंस से क्यों शुरुआत हुई? क्योंकि साइंस ने हमें बताया कि कैसे रैशनल रहना है, कैसे चीज़ों को हम जो है लॉजिकली समझना है, हमें तर्क के आधार पर चीज़ों को रखना है, ना कि धर्म के आधार पर। तो इसकी शुरुआत हम विज्ञान से मानते हैं, ठीक है। साथ में परंपरा का विरोध, आपको मालूम है, अभी बताया, परंपरा का विरोध करते हैं। कंपैरेटिव प्रोसेस है। कंपैरेटिव प्रोसेस क्यों है? क्योंकि हम पुराने समय से आज के समय को क्या करते हैं, कंपेयर करके जानते हैं कि हाँ ठीक है, हम मॉडर्न हुए हैं, हम मॉडर्न हो गए, हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन होगी वो भी मॉडर्न होगी। अभी हम मॉडर्न हैं बट आगे वाली जनरेशन भी मॉडर्न होगी, तब हम ट्रेडिशनल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो मॉडर्निटी की आइडियोलॉजी है वो एक कंपैरेटिव प्रोसेस है, ठीक है, ये एक कंपैरेटिव चीज़ है मॉडर्निटी, इसीलिए हमने इसे कंपैरेटिव प्रोसेस लिखा है, क्योंकि हमेशा ये टाइम से कंपेयर होती है। मैम इट चेंजेस विद जनरेशंस ऑन। क्या बोल रहे हो बेटा? मैम इट चेंजेस विद डिफरेंट जनरेशंस ऑन। नहीं, जनरेशन की बात नहीं है, मतलब एक एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझा रही हूँ कि कैसे चीज़ें धीरे धीरे चेंज होती जाती है ना, समय के साथ बदलती जाती हैं। तो जैसे ही चीज़ें समय के साथ बदलती जाती हैं तो मॉडर्न होते जाते हैं, इसका मतलब है मॉडर्न होते जा रहे हैं। लेकिन अगर चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं, पुरानी वाली चीज़ें हम मानते चले आ रहे हैं सदियों से, तो मतलब क्या है, हम ट्रेडिशनल हैं, है ना। तो ये मतलब अगर टाइम के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं, टाइम को अगर देखें कि पुराने समय से अभी के समय में, समय की बात करें ना, बदलाव देख रहे हैं, तो मतलब क्या है, मॉडर्न हो रहे हैं, ठीक है। यस तो जो मैम। मॉडर्निटी है वो टाइम के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि अगर चीज़ें बदल रही हैं तो इसका मतलब है मॉडर्न हो रहे हैं। तो इसीलिए इसे कंपैरेटिव प्रोसेस कहा गया है। कंपेयर किससे किया गया है? टाइम से किया गया है, पुराने टाइम से अभी के टाइम को, ठीक है। पेनाकिया फॉर एग्जिस्टिंग डिफॉर्मिटीज़, समकालीन समस्याओं के लिए एक रामबाण चीज़ थी ये मॉडर्निटी। जो समकालीन समस्याएं की क्या थी, वही चीज़ है जो हम लोग क्या हो रहे थे, राजा से एक्सप्लॉइट हो रहे थे, कॉमन पीपल राजा से और चर्च से एक्सप्लॉइट हो रहे थे। तो इसके लिए जो मॉडर्निटी नाम की चीज़ आई वो एक तरीके से पेनाकिया यानी कि रामबाण यानी कि औषधि की तरह साबित हुई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, टाइम भी होने वाला है आपका। रैशनल प्लानिंग टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, आपको बताया तार्किक नियोजन की शुरुआत, ठीक है। और फिर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, मॉडर्निटी में हम क्या करते हैं, जैसे जैसे मॉडर्न होते जाते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ता जाता है। न्यू मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, नए प्रबंधन के अभ्यास यानी कि पहले क्या था, पॉलिटिकल एरिस्टोक्रेसी चलती थी, कुलीन तंत्र चलता था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मॉडर्निटी आई तो डेमोक्रेसी चलने लगी, अब लोगों का तंत्र है, लोकतंत्र, ठीक है। तो इस तरीके से मॉडर्निटी आप लोग समझ गए होंगे। कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा बाद में, ठीक है। फिर क्या था, डायमेंशंस ऑफ मॉडर्निटी, ये जो आपकी आधुनिकता आई है किस किस डायमेंशन में, किन किन आयामों में आई, ठीक है, ये जानते हैं। पॉलिटिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल और इकोनॉमिक, ठीक है। ये अभी आप लोग देख लीजिए, सिर्फ ऐसे ही, ठीक है। इसको जो एक्सप्लेन करेंगे वो हम लोग जो आपके सिलेबस में आगे वाले टॉपिक्स हैं उनके अंदर आता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इतना जान लीजिए कि जो मॉडर्निटी थी वो सारे आयामों में आई थी, सारे डायमेंशंस में आई थी। वो कौन कौन से थे, पॉलिटिकल थे, सोशल थे, इंटेलेक्चुअल एंड इकोनॉमिक, ठीक है। राजनीति मतलब जो सत्ता से आधारित थे, सामाजिक जो समाज से आधारित थे, बौद्धिक जो विचारधारा से आधारित थे, और इसके अलावा इकोनॉमिक जो आपकी धन, ट्रेड, व्यापार, अर्थव्यवस्था से आधारित है, ठीक है। तो इन सारे डायमेंशंस में आपको मॉडर्निटी देखने को मिलती है। मॉडर्निटी मतलब इन सारी चीज़ों में पुराने समय से जो चीज़ें चल रही थी उससे नया देखने को आपको मिला था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब अचानक से तीन क्रांतियाँ आ गई। कौन कौन सी, वैज्ञानिक, साथ में कौन थी, बौद्धिक थी, और साथ में वाणिज्यिक थी। 3 क्रांतियाँ आई थी ना ज्ञानोदय युग के समय,
तो इतनी बड़ी क्रांतियाँ आ गई। अब क्या हुआ, सोसाइटी चेंज हो गई, अचानक से सोशल चेंज देखने को मिला, बहुत बड़ा ह्यूज चेंज, ग्रेजुअल बट ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, आपने अभी पढ़ा ना। तो इतने बड़े चेंजेस आए, तो इसमें सारी चीज़ें सिर्फ अच्छी ही नहीं हुई, कुछ चीज़ें ख़राब भी हुई, कुछ चीज़ें मतलब सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया इन कुछ चीज़ों ने। तो आपके जो चेंजेस आएंगे, कुछ चेंजेस होंगे जो मैक्रो चेंजेस कहलाएंगे, कुछ होंगे जो माइक्रो चेंजेस कहलाएंगे। बृहत परिवर्तन और लघु परिवर्तन, दो तरीके के हम बदलाव देखने को पाते हैं सोसाइटी में, ठीक है। ये जो ज्ञानोदय युग और मॉडर्निटी के बाद, आधुनिकता के बाद, ये दो तरीके के हम चेंजेस देखने को पाते हैं। एक बृहत बदलाव है, एक लघु बदलाव है। लघु परिवर्तन और बृहत परिवर्तन, माइक्रो चेंज एंड मैक्रो चेंज। ये इन चेंजेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें आपके सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो ये जो चेंजेस आए, बहुत सारे चेंजेस, बड़े बड़े भी चेंज थे, छोटे छोटे भी चेंजेस आए। तो इन सारे चेंजेस, ये सारे जो चेंजेस आ रहे थे, तो लोगों ने, जो उस समय के बौद्धिक लोग थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने पाया कि जो सोसाइटी के चेंजेस हैं वो इतने बड़े चेंजेस हैं कि हमें इन सारे चेंजेस को एक अलग डिसिप्लिन में पढ़ना चाहिए, एक अलग विषय में पढ़ना चाहिए। क्योंकि ये जो सोशल चेंजेस हैं, ना तो इकोनॉमिक्स बता सकती है, ना तो ज्योग्राफी बता सकती है, ना तो पॉलिटिकल साइंस बता सकती है। तो हमें, वो लोग महसूस कर रहे थे कि एक नया डिसिप्लिन शुरू हो, ठीक है, एक नया विषय शुरू हो जिसमें हम इतने बड़े बड़े जो चेंजेस हैं उनकी हम स्टडी कर सकें, और साथ ही साथ इस स्टडी से हम क्या कर पाएंगे, एक नए समाज का प्रेडिक्शन भी कर पाएंगे, ठीक है, कि आगे क्या हो सकता है। तो एक ऐसे अच्छे से डिसिप्लिन की शुरुआत की ज़रूरत उन्होंने पाई। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने बात की। तो सबसे पहले जो नाम आता है वो सेंट साइमन लिखा रहता है बुक्स में, जिसे पढ़ते हैं हम लोग सेंट सिमो, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, सेंट सिमो, बताती हूँ आपको। प्लीज रिपीट इट। क्या बोला मैंने, दिख रहा है बच्चों? सेंट साइमन का नाम आता है, ठीक है। सेंट साइमन कौन थे? ये जो सेंट साइमन थे या सेंट सिमो थे, ये कौन थे? फ्रेंच के जो बुद्धिजीवी वर्ग के सदस्य थे, फ्रेंच के। ये भी फ्रांसीसी थे, ठीक है। अभी फ्रांसीसी जब क्रांति पढ़ोगे तो काफ़ी चीज़ें और ज़्यादा समझ में आने लगेंगी, बट जो आज मैंने चीज़ें बताई हैं वो बेटा सारी चीज़ें दिमाग में रखना, तभी आगे वाले टॉपिक समझ में आएंगे। तो अब अभी मैंने क्या कहा कि जो सारी चीज़ें जो सोसाइटी में इतने बड़े ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहे थे, उसके लिए हमें एक नया विषय चाहिए था। लोगों को ये महसूस हो रहा था कि हमें एक नए विषय की ज़रूरत है। तो उसके लिए जो है आपके लिखा हुआ मिलता है, सबसे पहले सेंट साइमन का नाम मिलता है हमें, या सेंट सिमो। उन्होंने कहा कि हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, एक विषय होगा जिसका नाम होगा क्या, सोशल बायोलॉजी, ठीक है, या सामाजिक प्राणी शास्त्र या प्राणी विज्ञान, ठीक है, सोशल बायोलॉजी, ठीक। सेंट साइमन ने सबसे पहले कहा। और ये जो सेंट साइमन थे, ये क्या थे, ऑगस्ट कॉन्ट इनके शिष्य थे, ठीक है। ऑगस्ट कोम्टे लिखा हुआ है ना, इसको ऑगस्ट कोंत पढ़ते हैं। और सेंट साइमन क्या थे, इनके गुरु थे ऑगस्ट कोंत के। तो सबसे पहले सेंट साइमन ने कहा कि सोशल बायोलॉजी की शुरुआत करते हैं, बट लोगों ने कहा कि बायोलॉजी में तो फिर हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, सोशल बायोलॉजी में फिर से जो मानव है उसके शरीर का अध्ययन करने लगेंगे, तो ये तो एप्रोप्रिएट नहीं है। तो इसीलिए सेंट साइमन का जो सोशल बायोलॉजी है उसको सोसाइटी ने या बुद्धिजीवियों ने खारिज कर दिया। फिर ऑगस्ट कोंत आए उनके बाद, उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, सोशल फिज़िक्स की शुरुआत करते हैं,
तो फिर से ऑगस्ट कोंत का जो सोशल फिज़िक्स था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम सोसाइटी का स्टडी करेंगे, तो फिर से लोगों ने कहा कि ये तो फिज़िक्स है, इसमें तो फिज़िक्स है, ये तो एक नेचुरल साइंस है ना, प्राकृतिक विज्ञान है, जैसे कि हम सोसाइटी की जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें कोई जान नहीं है उनकी स्टडी करते हैं, तो जो निर्जीव चीज़ें हैं उनसे इंसानों की कैसे हम तुलना कर सकते हैं, तो हम फिज़िक्स कैसे पढ़ सकते हैं, फिज़िक्स में सोसाइटी कैसे पढ़ सकते हैं, सोसाइटी में तो जान है, वो तो हमेशा चेंज भी होती रहती है ना। तो इस तरीके से ऑगस्ट कोंत का जो सोशल फिज़िक्स या सामाजिक भौतिकी नाम था उसको भी खारिज कर दिया बुद्धिजीवियों ने। फिर ऑगस्ट कोंत ने कुछ समय बाद 1838 में, नोट कर लीजिए सारे लोग, 1838 में नाम रखा सोशियोलॉजी, जिसके अंदर हम सोसाइटी के फिनोमिनास का, सोसाइटी के चेंजेस का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो तब से सोसाइटी में सोशियोलॉजी का उद्भव हुआ, और इसीलिए क्योंकि ऑगस्ट कोंत ने सोशियोलॉजी नाम दिया, इसीलिए ऑगस्ट कोंत को बोला जाता है फादर ऑफ सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र का जनक। तो इस तरीके से ऑगस्ट कोंत ने इतनी सारी जो चीज़ें चलती चली आ रही थी, डार्क एज, फिर इतनी सारी रिवोल्यूशंस, और उसके बाद आया आपका एनलाइटनमेंट में जो रिवोल्यूशंस आए, उसके बाद मॉडर्निटी आई, मॉडर्निटी के बाद सोशल चेंज आए, है ना। सोशल चेंज के बाद क्या हुआ, बहुत सारी दिक्कतें आई सोसाइटी में। अब बहुत सारी दिक्कतें आई, उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने महसूस किया कि हमें नया डिसिप्लिन चाहिए। फिर धीरे धीरे करते करते क्या हुआ, यही सारी चीज़ें फैक्टर बनी सोशियोलॉजी के एमर्जेंस में, और इसके लिए ज़िम्मेदार जो सोसाइटी सोशियोलॉजी के एमर्जेंस के लिए जो जनक माने जाते हैं, वो इसीलिए ऑगस्ट कोंत को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने नाम दे दिया सोशियोलॉजी। इसके अलावा ऑगस्ट कोंत भी खुद भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ठीक है। फ्रांस में बहुत ज़्यादा धार्मिक अंधकार फैला हुआ था, तो जो ऑगस्ट कोंत थे वो फ्रांसीसी क्रांति से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि कैसे अचानक से रेवोल्यूशन आया और पूरी तरीके से सोसाइटी चेंज हो गई, और सोसाइटी चेंज हुई उसके बाद भी बहुत सारी दिक्कतें आई। तो उन्होंने इसीलिए सबसे ज़्यादा वो फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे, और उन्होंने पास से देखा था समाज के परिवर्तनों को, काफ़ी नज़दीक से देखा था। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, समाजशास्त्र को जन्म दिया, और जो आपका ईयर आता है वो आपका 1838 आता है, इसमें 1938 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1838 होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि कैसे सोसाइटी में आई सोशियोलॉजी? अपने माइक ऑन कर सकते हो आप लोग। यस मैम। यस मैम। सभी को समझ में आया बेटा? यस मैम। यस मैम। रोशनी को नहीं समझ में आया? अनन्या को नहीं समझ में आया? याशिका को नहीं आया? जिनको नहीं आया है वो नो मैम करें, जरा चैट बॉक्स पे नो करें। जिन्हें नहीं समझ में आया वो नो मैम बोल दे जरा जल्दी से चैट बॉक्स पे। और अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए बेटा कि जब क्लास स्टार्ट हो जाती है तो बीच में हम नहीं एडमिट कर सकते, हमें प्रॉब्लम होती है एडमिट करने में बार बार। फिर आपका देख रहे हो ना आप लोग कि वीक में सिर्फ एक क्लास मिल रही है, कैसे कोर्स कंप्लीट होगा अगर हम एडमिट ही करते रहेंगे पूरे टाइम? तो बेटा आप ये जो आपकी अगली क्लास भी होने वाली होगी ना? नो मैम। नहीं है कोई क्लास? तो हाँ ठीक है, रिवाइज कर लें एक बार फिर से। मैम है तो ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। 1 बजे से क्लास है मैम, 1 बजे से। अच्छा तो हम लोग क्या करेंगे, आज का जो चीज़ें हुई हैं वो सारी चीज़ें आप लोग ठीक से पढ़ लीजिएगा और नोट्स बनाने की कोशिश करिएगा मेरे पीपीटी से, और चीज़ें सर्च करिएगा। मैं आपको पीपीटी अपना शेयर कर दूँगी ग्रुप पे। इसके अलावा बेटा आपको मैं 10 मिनट्स दूँगी, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट। उसमें क्या करना है आपको एक लिंक मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ, उस लिंक को फिल करना है आपको, ठीक है। अपना नाम और ब्रैकेट में फादर का नाम, इन शॉर्ट फादर का नाम लिखना है, फुल नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर छोटा नाम है तो फुल नेम लिख देना, ठीक है, क्योंकि एक ही नाम के 2 बच्चे होते हैं ना तो कन्फ्यूज़न हो जाती है कि कौन सा बच्चा प्रेजेंट था। तो चलिए क्लास को अब एंड किया जाए। सारे बच्चे हैप्पी हैं? अच्छी क्लास थी?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, चलिए ma'am. गुड। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके बच्चों, बाय बाय, लव Thank you, यू। ma'am. Bye. Bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. सारे लोग ग्रुप पे चेक कर सकते हैं, आपको मैंने लिंक भेज दिया है, ठीक है।